Assalamu alaikum students. Today our topic is compound microscope. Compound microscope chapter number 10 का लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे पहले जो हमने पढ़ा था सिंपल माइक्रोस्कोप वो भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कभी एग्जाम्स में जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप आ जाता है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, कभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो आपने इन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से बहुत डिटेल में पढ़ना है और उसको समझना है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो आपकी बुक में इसकी खिचड़ी थी, इसको मैंने बहुत अच्छी सी बिरयानी, मज़ेदार बिरयानी बनाने की कोशिश की है। इसमें पिक्चर्स ऐड की हैं और इसको बहुत इजी वर्ड्स में लिख के कंपोज किया है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझना है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाले जो टॉपिक में बहुत सी ऐसी डायग्राम्स हैं जो जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं। तो मैं आपको बता दूंगी कौन सी समझाने के लिए यहाँ पर मेंशन की हुई है और कौन सी आप लोगों ने खुद से ड्रॉ करनी है। तो बच्चे कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई कंपाउंड माइक्रोस्कोप की? हमें सिंपल माइक्रोस्कोप से जो ऑब्जेक्ट है वो एनलार्ज मिल तो रहा था। देखिए कंपाउंड जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो एक ख़ास हद तक जो है वो आपके ऑब्जेक्ट को एनलार्ज करके दिखा सकता है। अगर हमें ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा मैग्नीफाई चाहिए, हमें ज़्यादा उसको बड़ा देखना था, तो उसके लिए हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए था जो कि ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा बड़ा करके दिखा सके। तो सिंपल माइक्रोस्कोप उसको इतना ज़्यादा बड़ा करके नहीं दिखा सकता था, उसकी एक ख़ास लिमिट है। वो एक स्पेसिफिक लिमिट के अंदर ही किसी ऑब्जेक्ट को एनलार्ज करके दिखा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो उसके लिए हमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए था जिसकी मैग्नीफाइंग पावर जो है वो ज़्यादा हो। तो आप कह सकते हैं कि जो मैग्नीफाइंग पावर जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। क्यों? क्योंकि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो ऑब्जेक्ट को सिंपल माइक्रोस्कोप की निस्बत ज़्यादा एनलार्ज करके दिखा सकता है, ज़्यादा बड़ा करके दिखा सकता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसको आपने डिफाइन कैसे करना है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कंपाउंड ही क्यों कहते हैं? क्योंकि कंपाउंड जो है वो इसका मतलब होता है मिक्सचर, यानी इसमें एक से ज़्यादा जो है वो चीज़ें यूज़ हो रही हैं। कौन सी? यानी कि दो लेंसेज यूज़ हो रहे हैं इसमें, दो कन्वेक्स लेंसेज। तो आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम जब सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा था तो सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने पढ़ा था कि उसको सिंपल इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ एक कन्वेक्स लेंस यूज़ हो रहा था। और जबकि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो ये जो है वो दो कन्वेक्स लेंस पर मुश्तमिल है, ठीक है। और इससे आपको मैग्नीफिकेशन भी हाई मिलती है। तो जब भी आपने ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा हाई मैग्नीफाई करके देखना चाहोगे तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो यूज़ करना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसमें दो कन्वेक्स लेंसेज जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? व्हेन एवर हाई मैग्निफिकेशन इज रिक्वायर्ड we use two convex lenses, this is called a compound microscope। जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है, लेबोरेटरी में आप लोगों ने इस तरह का कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा होगा। तो ये पिक्चर है किसकी? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें दो कन्वेक्स लेंसेज यूज होते हैं। तो इन दोनों कन्वेक्स लेंसेज को क्या नाम है? एक को आप कहते हो कि आईपीस है और दूसरे को आप कहते हो ऑब्जेक्टिव। अब इसको आप आईपीस क्यों कह रहे हो, इसको आप ऑब्जेक्टिव क्यों कह रहे हो? ऐसा लेंस जो कि आंख के करीब है उसको आपने आईपीस कहना है, मतलब उस लेंस का नाम है आईपीस, ठीक है। और ऐसा लेंस जो कि ऑब्जेक्ट के करीब पड़ा हुआ है उसको आप कहोगे ऑब्जेक्टिव, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के करीब है तो ऑब्जेक्टिव हो गया। और ये आंख के करीब है तो इसको आप कहोगे आईपीस। अब ये बात यहाँ पर आपने याद रखनी है कि वो लेंस जो कि आंख के करीब पड़ा हुआ है वो क्या होगा? थिन। थिन मतलब पतला। और जो पतला लेंस होगा, हमने लास्ट लेक्चर में ये बात पढ़ी है कि वो लाइट को ज्यादा बेंड नहीं कर सकता। तो जो लाइट को ज्यादा बेंड नहीं करेगा तो लाइट क्या करेगी? किसी दूर पॉइंट पर जाकर जो है वो आपस में लाइट की रेज मिलेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी फोकल लेंथ जो है वो लॉन्ग होगी। और ऐसा लेंस जो कि आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा वो क्या होना चाहिए? वो थिक होगा। और थिक लेंस क्या होता है? ये लाइट को बहुत ज्यादा बेंड करता है। लाइट ज्यादा बेंड होने की वजह से वो करीबी किसी पॉइंट पर सारी लाइट की रेज मिल जाती हैं, तो जिसकी वजह से जो फोकल लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है। तो कीप दैट इन योर माइंड कि आई पीस जो है वो आपका थिन होना चाहिए और उसकी फोकल लेंथ जो है वो लॉन्ग होती है। और जबकि आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि ऐसा लेंस जो कि ऑब्जेक्ट के करीब पड़ा होता है, उसकी फोकल लेंथ शॉर्ट होती है और वो थिक लेंस होता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने बताना है स्मॉल एफ रिप्रेजेंट करता है फोकल लेंथ को, ठीक है ना। तो ई का मतलब है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज ग्रेटर देन द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अभी मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों ने ये देखा हुआ है लेबोरेटरी में आप इस तरह का कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज भी करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से ऑब्जर्वर की आई जो है वो देख रही होती है, तो ये आंख के करीब है लेंस, इसीलिए ये आई पीस होगा। और यहाँ आप ऑब्जेक्ट रखते हो, तो ये जो ऑब्जेक्ट के करीब लेंस है इसको आपने कहना है ऑब्जेक्टिव। तो ये दोनों लेंसेज इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट है वर्किंग। वर्किंग को समझने के लिए आप लोगों ने इस वाली डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तो फिर ये टॉपिक आप लोगों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखिए, सबसे पहले आप लोग, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये लेंस है। देखें, जो ऑब्जेक्ट के पास लेंस है वो थिक होना चाहिए, तो ये देखें ये थिक है एज कंपेयर टू डेट लेंस जो कि आंख के करीब है, इसको आपने आई पीस कहना है, और ये थिन है। यहाँ पर जो ये जो रेड डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये इस ऑब्जेक्टिव के प्रिंसिपल फोकस है, ये इसके फोकस पॉइंट है। और ये जो थिन लेंस है, इसका जो फोकस पॉइंट है, ये जो प्रिंसिपल फोकस है, वो इसका ये ब्लू डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर आप देखें तो अभी हमने पढ़ा है कि जो थिन लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ लॉन्ग होती है, तो देखें कितनी लॉन्ग है। और अगर आप इसकी फोकल लेंथ देखें तो दोनों तरफ से शॉर्ट फोकल लेंथ है। ठीक हो गया यहाँ तक। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर आपने रखना है। देखिए, अभी मैंने बताया ये फोकस है ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस, तो ये फोकस से बाहर पड़ा हुआ है थोड़ा सा। तो आप कहेंगे कि जो पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की वो जस्ट आउटसाइड द फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट में से वैसे तो बहुत सी रेज पास आउट होंगी, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ 3 को जरा स्टडी कर रहे हैं। ये वाली जो रे है, अगर आप देखें तो ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, लेंस में से पास आउट होते इस फोकस में से गुजरकर यहाँ पर चली जाती है। उसके बाद ये रे क्या करती है, इस ऑप्टिकल सेंटर में से पास आउट होती है और यहाँ पर दूसरी वाली रे के साथ मिल जाएगी। ये जो थर्ड रे है, ये फोकस में से गुजरती है, लेंस में से पास आउट होने के बाद इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, और ये तीनों रेज इस पॉइंट पर आकर मिल रही हैं। ये रेज खुद से मिल रही हैं, तो इन रेज के मिलने से जो यहाँ पर आपको इमेज मिलेगा वो रियल इमेज होगा। और आपको पता है कि जो रियल इमेज होता है वो इन्वर्टेड होता है। तो अगर आप देखें, ये ऑब्जेक्ट जो है वो आपका इरेक्ट है, ये देखिए यहाँ पर सीधा है, और इमेज जो है वो आपको क्या मिल रहा है, इन्वर्टेड मिल रहा है। ठीक है। तो यानी यहाँ से आपको पता चला कि जो बनने वाला इमेज है उसकी नेचर कैसी है, एक तो रियल है, इन्वर्टेड है, और ऑब्जेक्ट का साइज देखें और इमेज का साइज देखें तो इससे पता चल रहा है कि आपको एनलार्ज्ड इमेज भी मिल रहा है। तो आपने वर्किंग में जो सबसे पहले हेडिंग देनी है, इस डायग्राम के बनाने के बाद ये डायग्राम आप लोगों ने बनानी है, जहां जहां आपको ये ऑब्जेक्ट मेंशन किया हुआ है वहां वहां आप इसको एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखें तो आपने हेडिंग देनी है कि पोजीशन और नेचर ऑफ इंटरमीडिएट इमेज। ये इंटरमीडिएट का क्या मतलब है ये मैं भी आपको बताती हूँ। तो आप देखिए कि इमेज की नेचर फर्स्ट लाइन में ये जो है वो आपको इमेज की नेचर बताई हुई है, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा। दूसरा क्या है, इमेज जो है वो आपका कहाँ पर बनेगा। अब इसको हम जरा देखते हैं कि पोजीशन जो है वो इस इमेज की क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो ब्लू डॉट है ये इस आई पीस का फोकस है। तो अगर आप देखें ये इमेज जो है वो आई पीस के फोकस के अंदर बन रहा है, तो आप कह सकते हैं कि इमेज इज फॉर्म इनसाइड द फोकस ऑफ आई पीस। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इमेज इज फॉर्म इनसाइड द फोकस ऑफ आई पीस। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये आपका फाइनल इमेज बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी हमने जो है वो इस आई पीस की बात की ही नहीं। मतलब इस आई पीस के जरिए से जो आंख देख रही है उसकी हमने बात नहीं की। अगर आप देखें इस ऑब्जेक्ट से ये जो इमेज बन रहा है, ये इस आंख को एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पर नजर आएगा, क्योंकि ये इमेज जो है वो इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर बन चुका होगा और आंख इसको देखेगी। तो इसके देखने पर ये जो इमेज है ये इसके लिए एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि इस, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर मैं इसको कह रही हूँ कि ऑब्जेक्ट है,
तो ये ऑब्जेक्ट्स में से निकलने वाली रेस किस तरह की होंगी? अगर आप देखें कि वो वाली रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरती हुई आगे को निकल जाती है, ये वाली रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर में से पास आउट हो रही है, और अगर आप मुझे बताएं अब ये वाली रे क्या कहलाएगी? ये रे पैरेलल है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो वो रे जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के लेंस में से पास आउट होकर ये डाइवर्ज हो गई है। ये दोनों रेज डाइवर्ज हो रही हैं, और आपको पता है डाइवर्जिंग रेज आपस में नहीं मिलेंगी किसी भी पॉइंट पर जाकर। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इन्हीं रेस को बैकवर्ड जो है वो एक्सटेंड करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये दोनों रेस एक पॉइंट पर आकर मिल रही हैं। ये हमने खुद से एक्सटेंड किया है समझने के लिए, ये इमेजिनरी रेज हैं। हमें ऐसा लगेगा कि ये जो रेज हैं वो यहाँ से आती हुई दिखाई देंगी। एक्चुअल में तो ये जहां पर ये जो डॉटेड रेज आपस में मिल रही हैं, यहाँ पर आपको इमेज मिलेगा। ये इमेज रियल में नहीं बनता, आपका ब्रेन इसको यहाँ पर दिखा रहा होता है। तो इसी वजह से ये बनने वाला इमेज आपका क्या कहलाएगा? वर्चुअल इमेज कहलाएगा। तो क्योंकि ये अभी आपका इमेज फाइनल इमेज नहीं था, इसलिए हम इसको बोल रहे थे इंटरमीडिएट इमेज। और ये जो आपका इमेज है ये अब आपको जो है वो नजर आएगा, इसलिए आप इसे बोलेंगे फाइनल इमेज। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग इसको देखूं तो देखिए जिस तरह की डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट था उसी तरह की डायरेक्शन में आपका ये इमेज बना। तो इसके लिहाज से तो ये जो है वो आपका वर्चुअल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट के लिहाज से देखूं तो ऑब्जेक्ट जो है वो आपका अपवर्ड था और इमेज आपका डाउनवर्ड बन रहा है। तो इसके लिहाज से ये जो है वो आपका इन्वर्टेड इमेज है। क्योंकि हम ऑब्जेक्ट के लिहाज से इसको मेंशन करेंगे तो इसीलिए यहाँ पर ये इमेज आपका क्या कहलाएगा? इन्वर्टेड। और ये इमेज क्योंकि डॉटेड लाइन के मिलाने से बन रहा है तो ये इमेज क्या कहलाएगा? वर्चुअल। अभी आप कहेंगे कि मैंने तो आपको बताया था कि जो वर्चुअल इमेज होता है वो तो हमेशा क्या होता है? वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है? सीधा, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट होता है उसी डायरेक्शन में आपका इमेज होता है। इस लिहाज से ये रियल ही है, सॉरी इस लिहाज से ये आपका इरेक्ट ही है, लेकिन हमने इसको ऑब्जेक्ट के लिहाज से देखना है, ऑब्जेक्ट के लिहाज से बात करनी है तो हम कहेंगे कि ये आपका जो इमेज है वो इन्वर्टेड है। तो यहाँ पर ये इमेज इन्वर्टेड है, डॉटेड लाइन के मिलाने से बन रहा है, तो ये आपका वर्चुअल है। और आप देखें ऑब्जेक्ट का साइज कितना था और इमेज का साइज कितना था, तो ये आपको एनलार्ज नजर आ रहा है, बड़ा नजर आ रहा है। तो इसलिए आप कहेंगे कि यहाँ पर इसको अगर आप देखें तो फाइनल इमेज क्या होगा? फाइनल इमेज जो है वो आपका इन्वर्टेड बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, मैग्नीफाइड बन रहा है, बहुत ज्यादा लार्ज बन रहा है। अब सेकंड बात ये होती है कि भाई पोजीशन क्या होनी चाहिए बनने वाले इमेज की। तो आप लोगों को ये बात पता है कि जो इमेज है उसको ऐसी डिस्टेंस पर होना चाहिए कि आपको वो बिल्कुल शार्प और क्लियर नजर आए। और ये बात आपको पता है कि एट 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर जो है वो आपको इमेज क्लियर और शार्प नजर आती है। तो इसका मतलब है कि जो इमेज की पोजीशन है वो शुड बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दूसरी बात इसकी क्या है कि जो फाइनल इमेज है इट शुड बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। तो इससे क्या होगा? आपको क्लियर और शार्प इमेज नजर आएगा, और फाइनल इमेज आपका क्या होगा? इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल होगा और एनलार्ज्ड होगा।